आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। सैटरडे स्टोरी सीरीज़ में आज आप मेरी कहानी सुनेंगे, टाइपराइटर। वह एक स्वस्थ और आकर्षक युवती थी, 30 की उम्र की, काली छोटी सी आंखें पर नुकीली, ऐसी कि गहरे से जिसे देखे वही बिंध कर रह जाए, और ऐसी कि घूर कर देखे तो बड़े से बड़ों के भी पसीने छूट जाएं। उसकी छोटी सी नाक आकर्षित तो नहीं करती थी, लेकिन उसके मध्यम मोटे होठों के ऊपर फब्ती बहुत थी, जिस बात करते समय वह कभी कभी सिकोड़ लिया करती थी। वह जब बात करती तब उसके ऊपरी होठ का बायां हिस्सा एक दिलकश अंदाज में जरा सा ऊपर को उठ जाता और उसकी हंसी जल तरंग सी बज उठती थी। उसका गेहुआ रंग और चौड़ा माथा उसकी खूबसूरती का सबूत तो लेकर नहीं आते थे, लेकिन एक कशिश थी जिससे लोग बाग उसकी तरफ अनचाहे ही आकर्षित हो जाते थे। वह उस छोटे से शहर की एक नामालूम सी जिंदगी बनकर उभरी थी, जिसके जन्म पर बधावे इसलिए नहीं बजे थे क्योंकि वह 5वीं बेटी थी, और यह भी कि एक लड़का एक लड़की के क्रम से उसके भाई बहन होने के कारण सब उसके समय में लड़के की उम्मीद कर रहे थे। इसलिए छठी में सिर्फ खीर पूरी बनाकर छठी पूज और 2-2 पूरियों का बायना बंटवा कर उसकी छठी के अनुष्ठान से मुक्ति पा ली गई थी। उसके मुंडन संस्कार के समय भी यही हुआ था। घर के पास वाले भगवती स्थान न जाकर शिवरात्रि के दिन 4 कोस दूर बाबा कपिलेश्वर के आगे उसके बाल उतरवा दिए गए थे, क्योंकि उस दिन व्रत किए होने के कारण सबका वहां जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाना निश्चित ही था। दादी ने कहा, शिवरात्रि तो ऐसे ही इतना बढ़िया दिन है, शिव जी के ब्याह का दिन, और वैसे भी इस मंतुरनी के लिए क्या दिन और तिथि दिखाना। स्कूल भी वो वैसे ही चली गई थी, बगैर खल्ली भट्ठा छुए हुए। उसने अपने से बड़ी बहन की टूटी हुई स्लेट पकड़ी और आप से आप ऊपर नीचे 2 लड्डू बनाकर उनका आधा मिटाकर उनके बीच से एक आड़ी और उसके ऊपर एक खड़ी लकीर डालकर और लिखने लगी, और इस तरह से बिना किसी टोटके या शगुन के उसकी बिस्मिल्लाह हो गई। ऐसी ही नामालूम सी जिंदगी जीते जीते वह बड़ी हो गई। उसकी 3 बहनों की अब तक शादी हो गई थी और चौथी के लिए रिश्ते खोजे जा रहे थे। वह देखती कि बहन की शादी की चर्चा चलते ही वह या तो उठकर चौके में चली जाती थी या फिर कोई बेमतलब का काम करने लगती थी। उसके गाल अनायास ही दहकने लगते थे और शरीर में एक अजीब सी हरकत भर जाती थी। उसे हैरत होती थी कि शादी क्या ऐसी ही कोई उत्तेजक चीज़ है कि बहन इस कदर हो जाती है। तब वह भी बड़ी हो रही थी और माँ की इच्छा थी कि 2 लड़के ढूंढकर दोनों की शादी एक ही मंडप में कर दी जाए। इसके पीछे माँ की बचत की एक मासूम सी इच्छा सुगबुगा रही थी, मगर बहन से देखने में 19 होने के कारण उसका पत्ता कहीं भी फिट ना हो सका, और माँ की इच्छा पर पानी फेरते हुए एक मंडप में एक ही शादी संपन्न करनी पड़ी बाबूजी को। हालांकि उसे बहुत राहत मिली। बाबूजी की झुक आई कमर और बात बात पर चीखने और गालियां देने की आदत से वह कभी कभी तो विचलित हो जाया करती थी और कभी त्रस्त। लेकिन फिर भी उसने ये कभी नहीं सोचा कि इससे तो अच्छा होता कि वो भी शादी करके कहीं चला गई होती, तो कम से कम बाबूजी की चिक चिक तो न सुननी पड़ती। उल्टा टूटे छप्पर के झुक आए कोने की तरह कमज़ोर झुके बाबूजी के हर सांस के पानी, जिसे वक्त का जलता सूरज बड़ी बेरहमी से छन्न से सोखता जा रहा था, उससे उसे मोह हो आता। बीए की परीक्षा देकर खाली समय में उसने टाइपिंग सीखनी शुरू कर दी, जिसका संस्थान हाल में ही उसके शहर में खुला था। हालांकि तब लड़कियां वहाँ बिल्कुल नहीं जाती थीं, और स्वयं उसके घर वालों की नज़रों में भी यह सीखना उतना ही असम्मानजनक समझा जाता था जितना संगीत या नृत्य सीखना। पर किसी न किसी तरह उसने अपने पिता को इस बात के लिए राज़ी कर लिया। ये दूसरी बात थी कि हाँ करते समय पिता का चेहरा ज़िबह होती हुई बकरी की तरह कातर हो उठा था। फिर ना जाने कैसे उसने इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र भी भर दिया, और जाने कैसे वह चुन भी ली गई, जबकि आवेदन करते वक्त माँ की आपत्ति थी, उस मर्दों से भरे ऑफिस में एक अकेली लड़की काम करेगी क्या। बाबूजी को भी ये नागवार गुजरा था।
मगर उसने ये सब कहकर सबको चुप करा दिया था कि अरे आवेदन करने मात्र से ही तो नौकरी नहीं मिल जाती। और इसी तर्क के सहारे वह साक्षात्कार भी दे आई थी। और जब नियुक्ति पत्र पहुंचा तो गर्म दूध में जैसे एकाएक उफान आ गया और वह उबल उबल कर गिरने लगा। माँ ने भोजन त्याग दिया और बाबूजी ने उससे बात करनी बंद कर दी। घर मरघट की तरह सूना और भयानक लगने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और मरघट की चिता में से जीवन की एक चिंगारी खोज कर ले ही आई। कहते हैं कि चिंगारी जब ज्वाला बनकर भड़क उठती है तब वह कराल काल विनाशिनी हो जाती है। पर उसने उसे तब तक ज्वाला नहीं बनने दिया जब तक कमानी सदृश झुक आए पिता और रो रो कर अंधी हुई जा रही माँ के जिगर को थाम नहीं लिया। कमासुद बेटी के लिए वर खोजने में पिता की चट्टियाँ घिसने लगीं। उसने भी माँ बाप की इच्छा को तवज्जो दी और अपने मन पर लौह कपाट को ठोके रखा। आखिरकार पिता कन्या ऋण से उऋणी हुए और वह मिस सुमन सिन्हा से मिसेस सुमन सहाय बन गई और कुछ दहेज और एक अदद नौकरी लेकर अपने पति के घर आ गई। अब जितनी तेज उंगलियां उसकी टाइपराइटर पर चलती उतने ही तेज हाथ रसोई में नाश्ता लंच तैयार करने, बच्चों को स्कूल भेजने, दफ्तर जाने के लिए साड़ी बांधने में चलते। वह एक लट्टू की नाई घर में गोल गोल घूम जाती जिसकी रस्सी बंधी होती उसके टेबल पर और टेबल पर रखे टाइपराइटर से। हालांकि एक टाइपिस्ट बन जाना ही उसके जीवन का मकसद नहीं था। मकसद था कुछ अलग, कुछ नया कर दिखाने का, जिसके पहले चरण के रूप में उसने इस नौकरी को थामा था। अब यह दीगर बात रही कि उसकी तकदीर उसे यहीं सलाम कर गई और वह अपने को उसकी टेबल से जुड़ा रखने को मजबूर हो गई। उसे लगा कि अब वह एक शहर हो गई है, 4 कोनों वाला शहर जिसके सभी कोनों में वही समाई हुई है। उसे अपने बॉस मित्रा साहब का कथन याद आता जब वो कहते कि जब उनकी टाइपिस्ट छुट्टी पे चली जाती है और काम बहुत अर्जेंट होता है तो वो खुद ही टाइप कर लेते हैं। टाइप करना उन्हें बड़ा ही थ्रिलिंग लगता है। थ्रिल वह हंस देती है। जो काम जिसके लिए नहीं होता है उसे करने में सचमुच थ्रिल का एहसास होता है। शायद उसे भी कुछ ऐसी अनुभूति हो अगर वह भी मित्रा साहब की कुर्सी पर साधिकार बैठे तो। उसके पति को भी शायद ऐसा ही विचित्र आनंद मिलता होगा जब वो छठे छमार से चाय बना लेता है, मटर की तरी बना लेता है। पर उसके जीवन का थ्रिल तो न जाने कब का समाप्त हो गया था। शायद उस दिन जिस दिन उसकी उम्र दूसरी नौकरी के लायक नहीं रही। शायद उस दिन जिस दिन दहेज और नौकरी संभाले हुए वह इस घर में आ गई। शायद उस दिन जिस दिन वह 3-3 बच्चों की माँ बन गई। अब वह सही में 4 कोनों वाला शहर हो गई थी। उसके एक कोने में विशुद्ध गृहिणी की दीवार खड़ी थी जिसकी झड़ आई प्लास्टरों में वह अपनी घिसी हुई चूड़ियों और काले पड़े नाखूनों की परछाई देखा करती। उसे लगता कि दीवार से ये प्लास्टर नहीं झड़ रहा बल्कि उसकी देह की मांस मज्जा झड़ रही है। लहू की एक धार फैलती है, बहती है और पहुंच जाती है उस कोने में जहां वह यानी श्रीमती सहाय है। एक वैसी ही बिजूका बने रहने को विवश जहां उससे उसकी रुचि अभिरुचि कुछ भी नहीं पूछी जाती। उसके मुंह को नाना रंगों से रंग दिया जाता है और ऊट पटांग कपड़े पहनाकर बांस के सहारे ऊंचे और ऊंचे में टांग दिया जाता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं और पक्षी डरते हैं। वह अचरज में पड़ जाती है। उसके इर्द गिर्द लगने वाली भीड़ एकदम काई की तरह कैसे छंट गई। क्या वो सचमुच बिजूका हो गई है जिसके पास अब डर के मारे पाँख ही नहीं फटकते? वह बांस जिसकी ऊंचाई पर टिकी वह अपने श्रीमती पने के गौरव को माथे से चिपकाई बैठी हुई है, उनमें सचमुच नाना रंग भरे हुए हैं। बिजूगा के रंग बिरंगे चेहरे की तरह वह उन रंगों से पीछा छुड़ाना चाहती है तो अगल बगल वाले सब टोक देते हैं। अरे ये क्या, सुहागन होकर न सिंदूर न चूड़ी न बिंदी, और ये साड़ी कैसे बांध रखी है सादी सी, पागल है क्या तू? अरे इस तरह रहा जाता है कहीं? बांस पर से उतरता बिजूका फिर वहीं का वहीं टंग जाता है। रंग पुतने लगते हैं चेहरे पर। वह हिलती है, डुलती है, चलती है, फिरती है उसी बांस के सहारे और तीसरे कोने पर खड़ी होती है उनकी फसल। वह एक नदी बन जाती है, स्रोतस्विनी, सतत प्रवहमान। वह किसी भी कोने से बंध कर नहीं रहती।
बहती रहती है और उसके साथ साथ बहते रहते हैं उसके फूलों के भाव, और चौथे कोने पर वह ठिठक जाती है। यह वह कोना है जहां उसने अपनी आकांक्षा की भूमि को जोत कोड़ कर अपने व्यक्तित्व का बीज लगाना चाहा था, ताकि समय पाकर वह एक छतनार वृक्ष बन जाए, जिसकी शीतल छाया से लोग आप्त हों और जिसकी ऊंचाई लंबाई देखकर वे भी अपने आसपास की माटी को उर्वरा बनाएं और उसमें से ऊंचे ऊंचे व्यक्तित्वों की नई नई फसलें उगाएं। परंतु वह तो पाला मारे पौधों की नाई कठुआ कर रह गई थी। अब तो वह है, काठ की कुर्सी है, काठ की मेज और उस पर रखा लोहे का वजनदार टाइपराइटर। इस लोहे लक्कड़ में वह अपने भविष्य का सोना तलाशती है, पर वह तो जैसे कबाड़ खाने में फेंका हुआ सामान हो जाती है। उसकी लंबी लंबी पतली उंगलियां, जो कभी सितारों के तारों से खेलना चाहती थी, अब कीबोर्ड से उलझते उलझते पथरीली हो गई हैं। उसके कान घुंघरुओं की अमृत बूंदें ग्रहण करना चाहते थे, जिसकी जगह पर इस लौह मशीन की खट खटाखट उसके कलेजे पर भारी हथौड़े की चोट करती रहती है। आज वह बड़ी देर से घर लौटी थी। कुछ अर्जेंट काम थे। वह अपनी ठेले पड़ गई उंगलियों से खटाखट टाइप करती जा रही थी। मित्रा साहब भी देर तक काम कर रहे थे, बल्कि वे तो बैठे ही हुए थे जब वह उठी थी। लगातार टाइप करते रहने से उसकी उंगलियां हथौड़े सी चोट खाई उंगलियों की तरह दुख रही थीं। कंधे बुरी तरह से जकड़ गए थे और नीचे लटके होने के कारण पैर सूज गए थे और फाइलेरिया के मरीज की तरह पांव भारी भारी लग रहे थे। उसके अंदर पर्स उठाने की भी ताकत नहीं रह गई थी। बाहर शाम कब की ढल चुकी थी। इस बंद खिड़की और ट्यूबलाइट से जगमगाते दफ्तर में पता ही नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में कब अजान होता है और कब इफ्तार। वहाँ तो बस एक भावहीन ठंडा सा माहौल पसरा रहता है, बर्फ की तरह रंगहीन, स्वादहीन और ठोस। बाहर निकलने पर उसने पाया था कि सड़कों की बत्तियां जल रही हैं और ऊपर गोल चांद चमक रहा है। उस चांद को देखकर उसे याद आया कि आज पूर्णिमा है। उसे यह भी याद आया कि पूनों की रात, पूनों का बड़ा सा गोल चांद उसे कितना अच्छा लगता था, कितना शीतल, कितना ठंडक पहुंचाने वाला, कितनी शांति देने वाला। तब वो सिनेमा के ढेर सारे गीत भी गाया करती थी और पूनों की रात में तो जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ता था, गीत गाते हुए चांद को निहारते रहना। हालांकि तब एक जवान लड़की का चांद को इस तरह देखते हुए ठंडी सांस छोड़ना और चांद और चांदनी रात वाले गाने जिसमें प्रेम और विरह मिलन के ही वर्णन होते हैं, गाते हुए देखकर उसकी माँ के कलेजे में शंकाओं के काले नागफन उठते रहते। पर उसने एक कुशल सपेरे की तरह अपने व्यवहार की बीन से उसे फिर से पिटारे में बंद कर दिया था। अंततः माँ आश्वस्त हो गई थी कि उसके द्वारा चांद के देखने से उसके परिवार के चांद पर कोई धब्बा नहीं लगने वाला। घर तक पहुँचते पहुँचते उसका पूरा शरीर गठिया के मरीज की मानिंद जकड़ गया था। उसकी इच्छा हुई कि वह या तो चुपचाप सो जाए या फिर गर्म पानी करके नहाए, ताकि बदन के जकड़े हुए जोड़ कुछ तो खुलें और वह आज की रात कल की तैयारी की पूर्व संध्या की तरह बिता सके। मगर उसने देखा कि पति अखबार लिए बैठे हैं और बच्चे किताबें खोले आंखें ऊपर चढ़ाए दीवार पर कीड़े पकड़ने को घात लगाई हुई छिपकली को देख रहे हैं। उसे सब पर क्रोध हो आया, ठीक वैसे ही जैसे दफ्तर में आता है जब उस पर गधे की तरह काम लाद दिया जाता है और तब मारे गुस्से के वो बिजली से चलने वाली मशीन की तरह टाइपराइटर खटखटाने लगती है। इससे एक फ़ायदा तो यह होता ही था कि उसका काम जल्दी हो जाता था और दफ्तर वाले उसकी तेज गति की तारीफ करते न थकते थे। मगर वह उतनी ही दुखी और बेबस हो जाती थी जितना कोई अपने सामने अपने घर को धू धू जलते देखकर कुछ न कर पाने की स्थिति में दुखी और विवश रह जाता है। यहाँ भी यह गुस्सा उसके अंदर एक जलता हुआ लट्टू छोड़ गया था, जिसके नाचते रहने का नतीजा यह हुआ कि उसने कपड़े तक नहीं बदले और बच्चों को छिपकली की जगह किताबें देखने का आदेश दे वह तरकारी काटने लगी। क्रोध के कारण उसके हाथ उतने ही तेज तेज चल रहे थे जितनी तेज तेज उंगलियां टाइपराइटर पर चला करती थीं। इससे भला ये हुआ कि न केवल सब्जी ही जल्दी कट गई बल्कि खाना भी जल्दी बन गया।
इस नई दुनिया के इस छोटे से शहर के साथ साथ उसका अपना शहर भी नींद में डूब चुका था। केवल वही शहर के आखिरी छोर पर टिमटिमाती किसी रोशनी की तरह टिमटिमा रही थी। उसके कपड़े में दिन भर की धूल, पसीने के साथ साथ सब्जी की गंध भी भर गई थी और उंगलियां सख्त चट्टान हो चली थी। चांद अब इतना ऊपर आ गया था कि बिस्तर पर लेटने पर उसकी खिड़की से पूरा दिखता। वह एकाएक मुस्कुरा पड़ी और मुस्कुराते ही उसे लगा कि चट्टान से उसकी उंगलियों से सोते फूटने लगे हैं और उनकी हल्की हल्की फुहारें उसके चेहरे पर धूल की कणें धो रही हैं। चांद आज भी इतना असरदार है, यह आज उसे समझ में आया। उसने तय किया कि बिस्तर पर लेटकर वह चांद को देखेगी, चाहे वह कोई गीत गाए या ना गाए। चांद को देखते देखते उसे सुबह निपटाने वाले काम याद आने लगे। चांद ऊपर और ऊपर को चढ़ता जा रहा था। एकाएक चांद ट्यूबलाइट में बदल गया और खिड़की की सलाखें पंखे के डैने बन गए। फिर वे पंखे इतनी तेज तेज घूमने लगे कि उनके घूमने के शोर से कमरा भर उठा और तेज हवा से वह उड़ने लगी। उसे ठंड महसूस हुई, जिससे बचने के लिए अपने पैताने रखी चादर टटोलने के लिए उसने पैर बढ़ाए, पर वे किसी कड़ी और भारी चीज से जा टकराए। उसके दाएं पैर के अंगूठे में चोट लगी। वह उठकर बैठ गई और देखने की कोशिश करने लगी कि ऐसी कौन सी सख्त चीज उसके बिस्तर पर आ पड़ी है, और यह भी कि आखिर उसकी चादर गई तो गई कहाँ। मगर वो भौंचक रह गई। उसने देखा कि उसकी चादर की जगह उसका टाइपराइटर पड़ा हुआ है। धीरे धीरे वह टाइपराइटर उठा। उसका कीबोर्ड चादर की तह की तरह खुलकर ऊपर उठने लगा। दोनों ओर के सेटलिंग बटन दोनों बाह की तरह उठे और तह उठती हुई चादर की तरह ऊपर उठते हुए कीबोर्ड को उठाया और उसके ऊपर उसे उड़ा दिया। वह सर से पांव तक कीबोर्ड से ढक गई। उस लौह चादर के नीचे उसकी सांस घुटने लगी। उसने चीखना चाहा, लेकिन किसी एक अक्षर का बोर्ड ठक से उसके कंठ पर लगा। उसने सर उठाना चाहा, पर वह एक शब्द से दूसरे शब्द के अंतराल के लिए दबाए बटन की तरह ही उठा और खट से नीचे बैठ गया। उसके अंदर एक अकबकाहट, एक उजबुजाहट भरने लगी और कानों में मित्रा साहब के डिक्टेशन गूंजने लगे। आंखों में ट्यूबलाइट की रोशनी भर गई और चांद आकाश से खिसक कर कहीं गिर पड़ा। अब पूरी शांति थी। समुद्र के किनारे फैली पसरी ठंडी रेत सी शांति, जिसमें शांत डूबा पड़ा था एक घर, घर की दीवारें, दीवारों से घिरे कमरे, कमरे के बिस्तर, और बिस्तर पर पड़ा था सर से पांव तक एक टाइपराइटर। हालांकि कमरे में अंधकार था और सारा शहर सोया पड़ा हुआ था, फिर भी जुगनों की तरह कहीं कहीं कोई ट्यूबलाइट भुकभुका रही थी और झिंगुर की झंझनाहट की नाई कहीं से एक तीखी सी खटखटाहट कान के पर्दों को भेदने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। तो ये थी मेरी कहानी टाइपराइटर, और ये कहानी छपी थी नवभारत टाइम्स बम्बई एडिशन में 1991 में। उस समय टाइपराइटर का ज़माना था। आज के समय में शायद लोगों को कल्पना करने में भी दिक्कत हो कि टाइपराइटर क्या होता है और कैसा होता है। हर शनिवार को हमसे एक कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा चैनल ज्वाइन करें, बेल आइकन दबाएं और अपने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फिर अगले शनिवार को हम आपसे मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शब खैर।